नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन जिन पर रहती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़र। तो वो कौन कौन से ट्रांजैक्शंस हैं और उनसे आप किस प्रकार बच सकते हैं, क्या क्या लिमिट्स आपने ध्यान में रखनी है, वो सब हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं टैक्स डिजिटल। यहाँ पर आपको मिलती है इनकम टैक्स और जीएसटी और फाइनेंस रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। तो चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आगे भी आपको बेहतर जानकारी आप तक पहुंच सके। दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि परचेस और सेल ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि प्रॉपर्टी परचेस और सेल करते समय, खरीदने या बेचते समय किन किन बातों का आपने ध्यान रखना होता है। तो देखिए, यहाँ पर जो प्रॉपर्टी इंक्लूड है, मतलब लैंड हो सकता है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, हाउस हो सकता है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, कॉमर्शियल प्रॉपर्टी है, कोई दिक्कत नहीं है, रीसेल है, या इनमें से कोई किसी भी प्रकार की कोई प्रॉपर्टी है, यानी कि कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी अचल संपत्ति आप परचेस या सेल कर रहे हैं। तो आप एक चीज का ध्यान रखिए कि अगर उसका अमाउंट 30 लाख रुपए से ज्यादा हो जाता है, अगर उसका अमाउंट मोर देन 30 लाख है, यहाँ पर सर्कल रेट के अनुसार है। मान लीजिए कि अगर आपने कोई 50 लाख की प्रॉपर्टी यहाँ पर अगर आपने कोई 25 लाख रुपए में खरीदी हुई है, तो आप मतलब ये मान लीजिए कि 50 लाख जो सर्कल रेट है, सर्कल रेट 50 लाख रुपए है, आपने 25 लाख रुपए में खरीदी हुई है, तो ये ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होगी आईटीआर में, बिल्कुल होगी, क्योंकि उसकी वैल्यू सर्कल रेट के हिसाब से 50 लाख रुपए है। आप खरीद उसको 25 लाख की रहे, लेकिन सर्कल रेट के हिसाब से उसकी वैल्यू 50 लाख रुपए है। तो ये प्रॉपर्टी आपकी इनकम टैक्स पोर्टल पर रिपोर्ट होगी। इनकम टैक्स पोर्टल पर रिपोर्ट होने का मतलब है आपके एआईएस और टीआईएस, यानी कि आपके एआईएस और टीआईएस में ये रिपोर्ट होती है, जहां से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको फाइंड आउट करता है और चेक करता है कि ये प्रॉपर्टी आपने जो खरीदी है वो आपकी इनकम को मैच कर रही है या नहीं कर रही है, आपने इनकम दिखाई है उतनी या नहीं दिखाई है, या फिर कोई अदर सोर्सेस से या किसी अन्य प्रकार से कोई गिफ्ट आया है, किसी भी प्रकार से आपको इनकम आई है, वो यहाँ पर वेरीफाई करने की कोशिश कर सकते हैं, जिसका आपको जवाब देना पड़ सकता है। इसके लिए आपको हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन का नोटिस आ सकता है, जो कि बहुत सारे लोगों को आ रहे हैं और अभी भी कई सारे लोगों को नोटिस आए हैं। और ये मान लीजिए कि ये डेली बेसिस पे कभी ना कभी किसी को नोटिस आते रहते हैं, डिपार्टमेंट कभी भी नोटिस भेज देता है। तो प्रॉपर्टी की केस में सेल और परचेज के लिए अगर 30 लाख रुपए से कोई ज्यादा की वैल्यू है तो वो आपके पोर्टल पर रिपोर्ट होगी। अब इसको रिपोर्ट कौन करेगा? यहाँ पर रिपोर्ट करेगा रजिस्ट्रार। जो आपकी रजिस्ट्री करता है वो रजिस्ट्रार यहाँ पर रिपोर्ट करता है आपके इनकम टैक्स पोर्टल पर, क्योंकि आजकल सारी प्रॉपर्टी में ही पैन कार्ड लगता है, आधार कार्ड लगता है। तो पैन कार्ड जो भी है, तो पैन कार्ड के बेस पे आपके आईएएस में वो रिपोर्ट हो जाती है। दूसरा पॉइंट समझते हैं, म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स। म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स। आजकल मैंने देखा है सैलरी वाले मोस्टली इन सब में ट्रांजैक्शन करते हैं और रिपोर्ट नहीं करते हैं आईटीआर में। यहाँ पर अगर इनमें से कोई भी, अगर आपकी जो वैल्यू है, एग्रीगेट वैल्यू, यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर की बात की जा रही है, पूरे फाइनेंशियल ईयर में अगर 10 लाख रुपए से ज्यादा का कोई ट्रांजैक्शन आप कर लेते हैं पूरे फाइनेंशियल ईयर में, तो ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या जो लिस्टेड अनलिस्टेड कंपनी है जिनके भी आपने शेयर लिए हुए हैं, तो वो आपके एआईएस में रिपोर्ट करती हैं इन ट्रांजैक्शंस को। म्यूचुअल फंड, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स, तो ये जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं एआईएस में आपके में रिपोर्ट होते हैं, कंपनियां इनको रिपोर्ट करती हैं और उनको आईटीआर फाइलिंग के टाइम पर आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि जब भी आईटीआर फाइल करें आप, तो उनको आप अच्छे से मिला लीजिए। मिलाने के बाद तो आपका यहाँ पे नोटिस आने के चांस कम हो जाते हैं। अगर नोटिस आता है तो आपके पास उसका प्रॉपर जवाब होना चाहिए। आप इसका जवाब आप अपने पास तैयार रखें कि कभी नोटिस मांगा जाता है तो उसका आप जवाब दे पाए, नहीं तो यहाँ पर पेनल्टी का प्रोविजन है। दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट, यानी कि एफडी और आरडी। एफडी और आरडी की केस में अगर कोई टोटल आपने जो एफडी या आरडी बुक कराई है किसी पूरे फाइनेंशियल ईयर में 10 लाख रुपए या उससे ज्यादा की, तो ये आपके एआईएस में रिपोर्ट होगी, यानी कि ये आपके इनकम टैक्स पोर्टल पर रिपोर्ट की जाएगी। और यहाँ पर डिपार्टमेंट ये देख सकता है कि 10 लाख रुपए आपने जो एफडी कराई है, ये फंड कहाँ से आया था आपके पास, अगर इस फंड का जेन्युइन ट्रांजैक्शन आपके पास या नहीं है, या इसका रिलीवेंट आंसर आपके पास होना चाहिए, क्योंकि डिपार्टमेंट कभी भी आपसे ये चीजें पूछ सकता है। तो यहाँ पर जो भी बैंक होती है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट जो भी बैंक है जिसमें भी आप कर रहे हो, और पोस्ट ऑफिस में कर रहे हो या बैंक में कर रहे हो, तो वो यहाँ रिपोर्ट करते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को आपके एआईएस के थ्रू। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें कि 10 लाख या उससे ज्यादा की एफडी या आरडी कराते हैं तो उसके लिए आपसे जवाब मांगा जा सकता है। नेक्स्ट है दोस्तों यहाँ पर कि कैश डिपॉजिट इन सेविंग बैंक अकाउंट। क्या सेविंग बैंक अकाउंट में कितना कैश डिपॉजिट कर सकते हैं जिससे नोटिस ना आए। तो यहाँ पर अगर 10 लाख रुपए पूरे साल में आपने जमा किए हैं, 10 लाख रुपए आपने पूरे साल में सेविंग बैंक अकाउंट में जमा किए हैं। अब देखिए, जो सेविंग बैंक
अकाउंट है वो आपके एक या एक से ज्यादा हो सकते हैं, सबका मिला के अगर 10 लाख होता है तो भी आपके इनकम टैक्स पोर्टल पर रिपोर्ट किया जाता है। और यहाँ पर अगर आपके 2, 3 या 4 बैंक किसी भी सभी बैंक हैं, सभी बैंकों के मिला के सारे सेविंग अकाउंट्स का टोटल यहाँ पर एग्रीगेट 10 लाख से ज्यादा है तो इनकम टैक्स आपसे जवाब मांग सकता है। और इसमें पोस्ट ऑफिस और बैंक दोनों ही इंक्लूड है, पोस्ट ऑफिस भी इसमें शामिल होता है, पोस्ट ऑफिस में भी जो अकाउंट्स लोगों के ऑपरेट होते हैं। नेक्स्ट है कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल इन करंट अकाउंट, यानी कि करंट अकाउंट में जो लिमिट है, यानी कि सेविंग बैंक में यहाँ पर 10 लाख रुपए की लिमिट है और करंट अकाउंट के केस में यहाँ पर 50 लाख रुपए की लिमिट है। तो 50 लाख से ज्यादा का अगर पूरे साल में ट्रांजेक्शन हो जाता है आपका, यहाँ पर विड्रॉ की भी बात की जा रही है, यहाँ पर विड्रॉ को भी गवर्नमेंट जो वो देखती है। और सेविंग बैंक अकाउंट के केस में अगर आपके पास पैसा पड़ा है तो यहाँ पर भी विड्रॉ के टाइम पे भी कुछ कभी कभी क्वेरी आ जाती है, लेकिन मेन जो क्वेरी आती है वो डिपॉजिट के टाइम पे ही आती है। करंट अकाउंट में कैश डिपॉजिट और विड्रॉ दोनों ही केस में जो वो जवाब मांगा जा सकता है। 50 लाख या उससे ज्यादा है पूरे फाइनेंशियल ईयर में, यहाँ पर सारे अकाउंट्स को जो वो इंक्लूड किया जा रहा है। इंक्लूड ऑल करंट अकाउंट इन ऑल बैंक, जितने भी बैंक है आपके और उतने ही बैंकों में कितने भी आपने करंट अकाउंट ओपन किए हुए हैं, 2, 3, 4 जो भी हो सकते हैं, तो उन सबका टोटल 50 लाख से अगर ज्यादा है पूरे फाइनेंशियल ईयर में तो यहाँ पर उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में रिपोर्ट करती हैं ये बैंक्स। और इसमें एक चीज का आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो जीएसटी की और आईटीआर की जो फाइलिंग है वो बड़ा आप मतलब माइंड में रखिए कि जो जीएसटी की लिमिट है और आईटीआर फाइलिंग मस्ट है दोस्तों। मैं कहूंगा अगर आप ये कोई ट्रांजेक्शन इस तरीके का कर भी रहे हैं तो भी आप आईटीआर फाइलिंग जरूर कीजिए। और जो जीएसटी की लिमिट है उसका भी आप ध्यान रखें। इसके ऊपर मैंने जीएसटी की लिमिट के ऊपर जो आपकी स्क्रीन पर जो दिख रही है वो वीडियो बनाया हुआ है, वहां से इसको देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। बैंक इंटरेस्ट की यहाँ पर बात की जा रही है। बैंक इंटरेस्ट यानी कि एफडीआर और सेविंग बैंक अकाउंट, एफडीआर पे भी इंटरेस्ट मिलता है आपको, सेविंग बैंक अकाउंट पे भी इंटरेस्ट मिलता है। अच्छा, एक इनकम टैक्स रिफंड पे भी। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि ये जो इंटरेस्ट होती है ये उनकी मैच नहीं करती है, ये उनकी आईटीआर में मैच नहीं करती। आईटीआर तो फाइल कर देते हैं लेकिन वो मैच नहीं करती है। एफडीआर की इंटरेस्ट है तो कुछ कम या ज्यादा शो करा देते हैं कई बार। सेविंग बैंक अकाउंट की जो इंटरेस्ट है वो मैच नहीं करती है। तो आपसे मेरा निवेदन है कि जब भी आप आईटीआर फाइल करें तो वहां पर इस चीज का ध्यान रखें कि आपने जो वो सारी जो इंटरेस्ट है वो आपकी मैच होनी चाहिए। यानी कि जो नॉन रिपोर्टिंग इन आईटीआर, अगर आप आईटीआर में रिपोर्ट नहीं करते हैं तो यहाँ पर आईटीआर में रिपोर्ट नहीं करते तो यहाँ पर नोटिस आने के चांस बन जाते हैं आपके। या अगर आपने कोई कम जो है शो कराई है तो उस केस में भी आपके नोटिस आने के चांस बन जाते हैं। अब यहाँ पर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि एफडीआर सर्टिफिकेट मिलता है, एफडीआर इंटरेस्ट सर्टिफिकेट आपको मिलता है अगर आपकी कोई एफडीआर की इंटरेस्ट है। सेविंग बैंक अकाउंट के केस में भी मिलता है, तो ये आप बैंक से लेके आप उसके अकॉर्डिंग अपनी जो वो इंटरेस्ट अपने आईटीआर में दिखाएं ताकि आगे के जो भी कंप्लायंसेस हैं उनसे आप बच सके, नोटिस ना आए आपके पास। और 26 एएस, एआईएस और टीआईएस ये चेकिंग मस्ट है दोस्तों, ये चेकिंग आप जरूर करें आईटीआर फाइलिंग के टाइम पर, क्योंकि यहाँ पर जो है वो सारी रिपोर्ट्स होती हैं आजकल। तो यहाँ पर जो भी अमाउंट होता है ना वो इनमें रिपोर्ट्स हो जाता है, और रिपोर्ट हो जाता है तो वहां से आप मैच करके ही अपना आईटीआर फाइलिंग करें। नेक्स्ट है दोस्तों क्रेडिट कार्ड पेमेंट। बहुत लोग इसमें गलतियां करते हैं, बहुत ज्यादा लोग इसमें गलतियां कर रहे हैं। क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हैं, कोई उनका रिकॉर्ड नहीं रख रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अपनी मर्जी से क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल जितना चाहे आप मतलब कर रहे हैं और उसको कोई रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन लिमिट का आप ध्यान रखिए। 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा अगर आपने कोई कैश डिपॉजिट कराया है, यानी कि कैश का पेमेंट कराया है, क्रेडिट कार्ड का जो पेमेंट है वो अगर कैश में आपने किया है 1 लाख या 1 लाख से ज्यादा, तो यहाँ पर आपको जो वो नोटिस आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है, कैश का सोर्स पूछा जा सकता है। या 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा के आपने एक्सपेंस कर दिए क्रेडिट कार्ड से पूरे साल में 10 लाख या 10 लाख से ज्यादा के एक्सपेंस कर दिए हैं, तो उस केस में डिपार्टमेंट आपसे पूछ सकता है कि इसका सोर्स क्या है, आपने किस तरीके से ये एक्सपेंस किए हैं, तो इसका क्या है। या तो आप रिटर्न अपना प्रॉपरली फाइल करते हो। अगर आपने रिटर्न जो है वो कम फाइल किया हुआ है, जैसे कि 2 या 2.5 लाख रुपए का आपने जो रिटर्न फाइल किया हुआ है और ट्रांजेक्शन आप कर रहे हैं 10 लाख रुपए की, डिपार्टमेंट आपको झट से पकड़ लेगा तो यहाँ पर जो नोटिस आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि भैया ये क्या किया है, आपने जरा समझा दीजिए। तो यहाँ पे मैं यही बोलूंगा बार बार कि आप अपना आईटीआर फाइल करें, प्रॉपर तरीके से आईटीआर फाइल करें, सारी चीजों की कैलकुलेशन प्रॉपर तरीके से करें। और यहाँ पर जो भी मैंने यहाँ पर जो लिमिट बताई है इनमें कोई रोक नहीं है, बैंक या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको मना नहीं करता है, बस इनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, नोटिस भेजा जा सकता है आपको, और यहाँ पर उनसे रिलेवेंट आपको आंसर देने पड़ सकते हैं। तो बस इन चीजों को आप माइंड में रखिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप जैसे ट्रांजेक्शन करना चाहते हैं वैसे करिए, बस उनका रिकॉर्ड्स और उनका आंसर अपना जो तैयार रखिए। कभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जो है आपसे ये सब चीजें पूछ सकता है। दोस्तों आप देख रहे थे टैक्स डिजिटल, और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।